नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है प्रयास के ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, इस वीडियो क्लास में हम बात करने वाले हैं 8 फरवरी 2023 को जो अपना राज्य स्तरीय पेपर हुआ था उसके मैथ के सॉल्यूशन की। ठीक है, तो स्क्रीन पे क्वेश्चन है दोस्तों, वन बाय वन हम क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि अशून्य परिमेय संख्या एवं अपरिमेय संख्या का गुणनफल सदैव होता है। अशून्य परिमेय संख्या मतलब ऐसी परिमेय संख्या जिसमें शून्य शामिल ना हो। ठीक है ना, तो हम वैसे नॉर्मली बात कहते हैं कि एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्याओं का जो गुणनफल है वो सदैव आपका क्या रहता है, परिमेय अथवा अपरिमेय रहता है, परिमेय अथवा अपरिमेय रहता है। लेकिन अशून्य परिमेय संख्या को लेकर हम बात करें तो किसी भी परिमेय संख्या का गुणनफल यदि हम किसी अपरिमेय संख्या को लेकर बात करते हैं तो उसका रिजल्ट सदैव क्या रहेगा, अपरिमेय ही होगा। क्योंकि यदि हम यहाँ पर शून्य को लेकर बात करेंगे तो अगर शून्य यहाँ पर लेते हैं, जैसे 4 की जगह मैंने 0 लिया तो ये कंप्लीट 0 हो जाएगा और 0 आपकी अपरिमेय संख्या नहीं है। तो अशून्य परिमेय संख्या के लिए तो सीधी सी बात है, इसका गुणनफल क्या रहेगा, अपरिमेय संख्या रहेगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि x एक सम संख्या हो और n एक धनात्मक पूर्णांक हो तो x की पावर 4n में सदैव, चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं, इकाई के स्थान पर 0 होगा, इकाई के स्थान पर 6 होगा, इकाई के स्थान पर 0 या 6 होगा, या इनमें से कोई नहीं। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि x की पावर 4n का इकाई का अंक या यूनिट डिजिट क्या रहेगा, जहां n x क्या है आपका ऑलरेडी सम संख्या है और n एक धनात्मक पूर्णांक है। तो हम यहां वैल्यू पुट करके देख सकते हैं दोस्तों। देखिए, अगर मान लीजिए कि x आपकी सम संख्या, तो सम संख्या में मैं देखो x की वैल्यू क्या ले सकता हूं, 2 ले सकता हूं, 4 ले सकता हूं, 6 ले सकता हूं। ठीक है, इसी प्रकार यदि n एक धनात्मक पूर्णांक है, मतलब ऑल जो प्राकृत संख्या वो है, तो n की वैल्यू 1 2 3 4 5 जो गिनती में काम में आती है वो हो सकती है। अब हम चेक करते हैं कि इनमें से जो वैल्यू है वो किस प्रकार से रहेगी। तो देखो, अगर मान लो कि x की वैल्यू मैं 2 रहूं और 4n है और n की वैल्यू मैं 1 रख लूं तो 2 की पावर कितनी रहेगी, 4। तो इसका इकाई का अंक कितना आ रहा है दोस्तों, 6। तो ये तो फाइनल हो चुका है कि इसका एक जो यूनिट डिजिट रहेगा वो 6 तो रहेगा। ठीक है, लेकिन एक चीज और भी हो सकती है कि जैसे मान लीजिए इस 2 की जगह सम संख्या में मैं 10 लूं। ठीक है ना, तो 2 की जगह अगर मैं 10 लेता हूं और 10 की और n की जगह 1 लेता हूं तो 4 गुना 1 कितना होगा, 4। तो 10 की पावर 4 का इसका जो भी वैल्यू रहेगा उसका इकाई का अंक कितना रहेगा, 0, मतलब 0 भी आ रहा है। तो ये पॉसिबिलिटी बनी कि इकाई के स्थान पे 0, अकेला 0 तो नहीं रह सकता क्योंकि 6 होता है, इकाई के स्थान पे 6 तो अकेला 6 भी नहीं हो सकता। तो यहां से हमारा जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा कि इकाई के स्थान पे 0 और 6 दोनों ही होगा। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 113 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 1/√100 माइनस √99 माइनस 1/√99 माइनस √98 इस प्रकार से 1/√3 माइनस √2 प्लस 1/√2 माइनस √1 है। तो इसका हमें सॉल्यूशन करना है। तो इसका सॉल्यूशन हम प्रमेयकरण से करेंगे। किससे करेंगे, प्रमेयकरण से। तो दोस्तों देखिए, हमारे पास दे रखा है कि 1/√100 फिर माइनस √99, इसके बाद माइनस 1/√99 माइनस √98। ठीक है, और फिर इसके बाद प्लस है ना, अल्टरनेट चल रहा है, माइनस प्लस, फिर उसके बाद अपने पास क्या है, √98 और यहां माइनस √97 दे रखा, और इस प्रकार से डॉट डॉट करके आगे तक ये वाली वैल्यू दे रखी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे दोस्तों, किसका प्रमेयकरण करेंगे, इसका क्या करेंगे, प्रमेयकरण। अब प्रमेयकरण में आप ऐसे समझिए कि अगर हमारे पास 1/√100 दे रखा है और माइनस का √99 है, तो इसका प्रमेयकरण के लिए हम क्या करेंगे, √100 प्लस √99 को ऊपर गुणा करेंगे। ठीक है, और बटा √100 और प्लस √99 को हम नीचे गुणा करेंगे। तो देखिए नीचे क्या बनेगा, a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला। तो यहां पर √100 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 10, और 100 और √99 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 99। तो नीचे तो 100 माइनस 1, 100 माइनस 99 कितना रहेगा, 1 रहेगा, और ऊपर वैल्यू किसकी आ जाएगी, प्लस वाली, √100 प्लस √99। तो हम इसका 1 बाय 1 प्रमेयकरण करेंगे दोस्तों। तो यहां से हमें क्या मिलेगा कि √100
प्लस रूट 99, ठीक है। फिर साइन माइनस का आ रहा है, फिर इधर क्या बनेगा, रूट 99 प्लस रूट 98, फिर साइन किसका आ रहा है, प्लस का, फिर अगेन हमें क्या मिलेगा, रूट 98 प्लस रूट 97, ठीक है ना। और इस प्रकार से हम माइनस और फिर डॉट डॉट करते हुए चलेंगे तो यहां से देखो वैल्यू क्या मिलेगी, यहां से मिलेगी माइनस का तो साइन रहेगा, रूट 3 माइनस रूट 3 प्लस रूट 2 और फिर प्लस रूट 2 और माइनस का कितना रहेगा दोस्तों, सॉरी प्लस का कितना रहेगा, रूट 1। इस प्रकार से चीजें रहेगी। अब जब हम इसको सिंप्लीफाई कर रहे होंगे तो ये रूट 100 बन जाएगा प्लस रूट 99, ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई करेगा तो देखो रूट तो 99 और माइनस के रूट 98 रहेगा, ठीक है। इसी प्रकार फिर देखो प्लस का कितना आ जाएगा, रूट 98 प्लस रूट 97, और इस प्रकार से डॉट डॉट करते हुए अगर हम इसकी बात करेंगे तो ये क्या रहेगा, देखो माइनस से मल्टीप्लाई हो रहा है तो माइनस का रूट 3 माइनस का रूट 2 और प्लस रूट 2 और प्लस का कितना हो जाएगा दोस्तों, रूट 1। अब आप यहां से ध्यान दीजिए, यहां पर पहली वैल्यू रूट 99 प्लस की है और फिर माइनस की है, तो मतलब प्लस से क्या कैंसिल हो रहा है, माइनस, और फिर माइनस से क्या कैंसिल हो रहा है दोस्तों, प्लस हो रहा है, ठीक है ना। तो यहां प्लस से माइनस हुआ, फिर माइनस वाली वैल्यू से प्लस हुआ, फिर वापस प्लस वाली वैल्यू से माइनस वाली वैल्यू कैंसिल आउट होगी। और इस प्रकार से हम अगर यहां पर देखो 99 अगर विषम पद है तो विषम पद प्लस से और सम पद किससे, माइनस से स्टार्ट हो रहा है। तो इधर देखो विषम पद क्या है, विषम पद प्लस से स्टार्ट हो रहा है, तो देखो रूट 3 है ना, तो इससे पहले प्लस का रूट 3 होगा जो कैंसिल आउट होगा, और सम पद किससे स्टार्ट हो रहा है, माइनस से, तो यहां से ये कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास जो वैल्यू बचेगी वो रूट 100 और प्लस के रूट 1 बचेगा, ठीक है। और रूट 100 और प्लस 1 तो कितना हो जाएगा, इसका 10 और इसका 1, तो हमारा जो फाइनल आंसर हो रहा होगा वो दोस्तों 11 होगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो हमारा थर्ड ऑप्शन होगा, ठीक है। उम्मीद है कि ये बात समझ में आ गई है। चलिए इससे आगे वाले क्वेश्चन को लेकर हम बात करें। क्वेश्चन नंबर 114 क्या कह रहा है, देखो कि रूट 7 माइनस रूट 5, रूट 5 माइनस रूट 3, रूट 9 माइनस रूट 7, रूट 11 माइनस रूट 9 में सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करनी है, सबसे बड़ी संख्या। देखिए दोस्तों वैसे तो कोई तरीका नहीं होता, लेकिन यहां पर हम अप्रोक्स वैल्यू लेकर इन चीजों को समझते हैं। जैसे एक छोटे से एग्जाम्पल की हम बात करें, जैसे मान लीजिए आपको एक वैल्यू दे रखी है इस प्रकार से, जैसे हमें दे रखा है रूट 9 माइनस रूट 4, ठीक है। फिर हमें दे रखा है रूट 16 माइनस के रूट 9, और फिर हमें दे रखा मान लीजिए रूट 25 माइनस के रूट 16। अगर हम इन तीनों संख्याओं में चेक करें कि ये तीनों संख्याएं में बड़ी संख्या कौन सी है या छोटी संख्या कौन सी है, तो नॉर्मली हम बात करेंगे कि सर इसका वर्गमूल 3 है, इसका 2 है, अंतर कितना आ रहा है 1। और रूट 16 यहां पे 4 होगा, इसका 3 है तो इसका अंतर भी 1 आया, इधर 5 इधर 4 तो इनका अंतर भी कितना आ गया दोस्तों, 1 आ गया। तो हम एक बात तो ये कह सकते हैं कि तीनों संख्याएं बराबर हैं। लेकिन अगर इन तीनों की फर्क की बात करें, डिफरेंस की बात करें, देखिए इन दोनों के बीच कितने का डिफरेंस आ रहा है, 5 का। इन दोनों के बीच कितने का डिफरेंस आ रहा है दोस्तों, 7। इन दोनों के बीच कितने का डिफरेंस आ रहा है, 9 का। अगर इनके डिफरेंस को हम इक्वल करें, इनके डिफरेंस को क्या करें, इक्वल करें, और मैं ऐसी वैल्यू रख दूं कि चलिए रूट 9 माइनस के रूट 4, इनके बीच 5 आ रहा है, अब इनके बीच भी 5 आना चाहिए, तो एक वैल्यू मैं ले लेता हूं रूट 16 माइनस रूट 11, ठीक है। देखो दोनों के यहां इनका बीच डिफरेंस कितना आ रहा है, 5, इन दोनों संख्याओं के बीच भी कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। इसी प्रकार हम यहां पर बात करें कि रूट 25 माइनस यहां पर रूट 20 करें, तो देखिए अगर हम इन संख्याओं को लेकर बात करें तो इनका अंतर 1 आएगा, इनका देखिए इसका 4 और इसका लगभग 3.2 के समथिंग रहेगा, क्योंकि रूट 9 से बड़ा है तो इसकी वैल्यू लगभग आप मान लीजिए 0.8 आएगा, ठीक है। इसके बाद देखो इसकी वैल्यू 5 और इसका कितना रहेगा 20, तो लगभग आप ऐसे समझिए कि 4.4 के समथिंग रहेगा, तो वैल्यू कितनी रहेगी 0.6। तो हम इस सीक्वेंस से एक बात कह सकते हैं कि सर जैसे जैसे रूट के अंदर वैल्यू बढ़ती जा रही है तो उनका जो डिफरेंस है वो कम होता जा रहा है। मतलब जैसे जैसे ये बड़ी वैल्यू हो रही है तो उसका जो वैल्यू है वो कितना रहेगा,
पहले के कंपेयर में कम रहेगा। तो हम यहां से भी ये बात कर सकते हैं, देखो कि इस क्वेश्चन में अंतर कितने का आ रहा है, 2 का, इधर कितने का आ रहा है, 2 का, इधर कितने का आ रहा है, 2 का, और इधर भी अंतर कितने का आ रहा है, 2 का। तो हम कहेंगे रूट के अंदर जो बड़ी वैल्यूज हैं उसका जो मान होगा वो छोटा होगा, या वो संख्या क्या होगी, छोटी। और रूट के अंदर अगर वैल्यू कम है तो उसका जो वैल्यू है वो क्या रहेगी, बड़ी रहेगी। तो आप यहां से देखिए कि हमें सबसे बड़ी संख्या चाहिए, तो यहां से रूट में सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, √5 और √3। तो हमारा जो आंसर है वो बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप ऑप्शन से बहुत अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। आगे वाले क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है 115 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कुएं का व्यास 7 मीटर तथा गहराई 22.5 मीटर है। इसकी आंतरिक सतह पर 30 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से प्लास्टर कराने का खर्च कितना रहेगा। तो आप यहां से समझिए कि कुएं का जो व्यास है वो 7 मीटर है, ठीक है, और उसकी गहराई कितनी है, 22.5। तो व्यास 7 मीटर है तो उसकी त्रिज्या कितनी हो गई, 3.5 मीटर, ठीक है, और उसकी गहराई कितनी है दोस्तों, 22.5 मीटर है। अब इसकी आंतरिक सतह पर 30 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से आपको खर्चा करना है, ठीक है ना, या प्लास्टर करवाना है, उसका खर्च आपको कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले तो हम ये कैलकुलेट करेंगे कि इसका जो आंतरिक पृष्ठ है उसका फॉर्मूला क्या होगा। तो आंतरिक पृष्ठ कुएं एक बेलनाकार है, तो सीधी सी बात है वक्र पृष्ठ की बात हो रही है, कर्व सरफेस एरिया। तो कुएं का जो कर्व सरफेस एरिया है वो 2πRh होता है, 2πRh होता है। अब यहां से देखिए, अगर मैं 2 पाई का मान 22/7 रखूं और r का मान यहां से 3.5, अगर इसका पॉइंट हटा के हम बात करें तो बटे में 10 आएगा, ठीक है, और h की वैल्यू कितनी है, 22.5, तो आप यहां से पॉइंट हटा दीजिए तो 225 बटा कितना हो जाएगा, 10। तो ये इसका वक्र पृष्ठ है, और इतना वर्ग मीटर पे आपको प्लास्टर करना है। प्लास्टर खर्च जो है करने का तरीका 30 रुपए प्रति वर्ग मीटर है, तो 1 वर्ग मीटर पर 30, तो इतना वर्ग मीटर है, तो हम इससे 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब आप देखिए 0 से 0 कैंसिल हो गया, 7 से 5 कैंसिल आउट हो गया, फिर 5 से आप यहां पर 2 डिवाइड कर सकते हैं और 2 से यहां पर 2 कट जाएगा। तो इधर से देखिए 22 गुणा 225 गुणा 3 हो जाएगा, ठीक है। जब आप इसको कैलकुलेट कर रहे होंगे तो यहां से जो आपका आंसर रहेगा वो 14,850 रुपये रहेगा। तो उम्मीद है दोस्तों कि ये क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ में आ गया है। तो इसका जो सही आंसर है वो बी ऑप्शन रहेगा, 14,850। अगले क्वेश्चन पे बात करें, देखिए एक तांबे के तार की लंबाई 36 मीटर तथा व्यास 2 मिमी है, इसे पिघलाकर एक गोला बनाया गया है, तो गोले का अर्ध व्यास ज्ञात करना है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि तार की लंबाई 30 मीटर है, 36 मीटर है, व्यास कितना है, 2 mm है ना, और इससे गोला बना रहा है। तो तार एक कौन सी आकृति होती है दोस्तों, बेलनाकार आकृति, और उससे हम गोला बना रहे हैं, तो बेलन का जो आयतन है वो गोले के आयतन के बराबर रहेगा। तो हम यहां से क्या लिख पाएंगे कि जो बेलन का आयतन रहेगा वो क्या है, πr²h। तो r की वैल्यू यहां पर 2 mm दे रखी है, व्यास दे रखा है, d इक्वल टू कितना है, 2 mm है, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी दोस्तों, 1 mm। अगर हम इसको सेंटीमीटर में बदले तो हम यहां से लिख सकते हैं 1 बटा कितना हो गया, 10, ठीक है ना। तो 1/10 इसका r हो गया, तो नेक्स्ट भी 1/10 ही होगा, ये r²। h की वैल्यू कितनी है, 36 मीटर, तो इसको मीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे तो किससे गुणा करेंगे दोस्तों, 100 से। तो ये बेलन का या तार की आयतन हो गया। अब ये किसके बराबर रहेगा, गोले के आयतन के बराबर, तो 4/3 πr³ हो गया। देखिए पाई से आप पाई को कैंसिल आउट करिए, ठीक है ना, और यहां से अगर हम r³ की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, 3 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऊपर 36 रहेगा गुणा में 100 बटे कितना है यहाँ पे 100 रहेगा, 10 गुणा 10, और फिर इसके गुणा में कितना आ जाएगा 4, और 3 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। 100 से 100 कैंसिल आउट हो गया, 4 से कितना हो गया 9, और r³ बराबर 27, तो r बराबर कितना सेंटीमीटर रहेगा, 3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहां जो गोले की जो अर्धव्यास है, जो त्रिज्या है, वो 3 सेंटीमीटर रहेगा, तो बी ऑप्शन आपका राइट रहेगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन देखिए 117 नंबर का क्वेश्चन ये कह रहा है कि 80 मीटर लंबे और 50 मीटर चौड़े एक घनाभकार तालाब में 500 व्यक्ति डुबकी लगा रहे हैं।
इस तालाब में पानी का स्तर कितना बढ़ जाएगा यदि एक व्यक्ति द्वारा औसत पानी का विस्थापन 0.04 मीटर क्यूब है। ठीक है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि तालाब है, ठीक है, और तालाब की जो लंबाई है वो 80 मीटर है और चौड़ाई है आपकी 50 मीटर, और घनाभकार तालाब में कितने व्यक्तियों ने डुबकी लगाई? 500, और 500 ने डुबकी लगाई तो वो एक 0.04 पानी विस्थापित करता है, तो कितना औसतन पानी का स्तर आपका बढ़ा है ये आपको कैलकुलेट करना है। तो सीधी सी बात है, अगर आप किसी तालाब में कुछ व्यक्ति डुबकी लगाएंगे तो पानी का स्तर बढ़ेगा, और पानी कितना ऊपर आएगा? जितने आयतन के व्यक्ति पानी में डुबकी लगाएंगे। तो हम यहां पर कह सकते हैं कि सभी व्यक्तियों का जो विस्थापन आयतन है वह उस तालाब में जितना पानी विस्थापित हुआ है, जितना पानी ऊपर बना है, उसके आयतन के बराबर है। तो हम यहां से ये कह सकते हैं कि सर देखो, तालाब घनाभकार है तो लंबाई कितनी है? 80 मीटर, चौड़ाई कितनी है? 50 मीटर, और ऊंचाई हमें चाहिए तो हम h मीटर मान लेते हैं। ठीक है, इतना पानी विस्थापित हुआ किसके कारण? 500 व्यक्तियों के कारण, और प्रत्येक व्यक्ति 0.04 मीटर क्यूब पानी विस्थापित करता है। तो यहां से h बराबर हम क्या लिखेंगे कि 500 गुणा 4, इसका दशमलव हटाएंगे तो बटे में कितना जाएगा दोस्तों? 100 जाएगा, और भाग किसका लगेगा? 80 गुणा 50 का। अब देखिए यहां 0 से 0 कैंसिल हो गया, और 5 से ये कितना हो गया? 10। फिर इस 0 से आप इस 0 को कैंसिल करिए, और 1 या 4 से कितना हो जाएगा? 2। तो h बराबर हमारे पास क्या बना? 1/200 मीटर, इतना मीटर रहा। अगर हम इसको सेंटीमीटर में बदलें, क्योंकि क्वेश्चन सेंटीमीटर में, ऑप्शन सेंटीमीटर में दे रखा है, तो सेंटीमीटर में बदलेंगे तो हम किससे गुणा करेंगे दोस्तों? 100 से। तो 1/200 गुणा कितना हो जाएगा? 100। तो 1/2 सेंटीमीटर रहेगा, जिसे हम क्या कहेंगे? 0.5 सेंटीमीटर। तो पानी जो का जो स्तर है वो आपका 0.5 सेंटीमीटर रहेगा। तो बी ऑप्शन आपका सही है। चलिए आगे वाले क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन नंबर 118 है दोस्तों कि एक घन की प्रत्येक भुजा को दुगना करने पर इसके संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। एक बात आप समझिए, अगर किसी भुजा को आप दुगना कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि किसी घन की भुजा 100 है, उसको हम दुगना कर रहे हैं तो 200, तो वृद्धि कितने की हुई दोस्तों? 100 की, और किस पर? 100 पे। तो हम ऐसे कहेंगे कि भुजा पर 100% की क्या हुई है? वृद्धि हुई है। ठीक है, अगर क्षेत्रफल को लेकर बात कर रहे हैं तो घन का क्षेत्रफल 6a² होता है, प्रतिशत में कांस्टेंट वैल्यू का कोई इफेक्ट नहीं होता, तो भुजा आपके पास 2 बार आ रही है। आप इसको 100 मानकर कर लीजिए कि मान लेते हैं कि क्षेत्रफल 100 है, अगर भुजा में 100% की वृद्धि हुई तो वृद्धि कितनी बार होगी? 2 बार, और वृद्धि सदैव 100 में जोड़ कर लिखते हैं। तो पहली वृद्धि 200/100, फिर दूसरी वृद्धि भी 200/100 हो जाएगा, 100 से 100 कैंसिल, 2 0 से 2 0, टोटल कितना हो गया? 400। तो पहले क्षेत्रफल 100 था, अब 400 हुआ, तो सीधी सी बात है वृद्धि हुई है कितने की? 300 की, और किस पर हुई है? 100 पे। तो इसका जो परसेंट वैल्यू है वो 300 रहेगा। तो हमारे पास जो आंसर रहेगा दोस्तों वो 300% रहेगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है? 3rd। चलिए इसके बाद नेक्स्ट बात करें। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि यदि कुछ आंकड़ों का माध्य एवं माध्यिका का अनुपात 2:3 है तो इन्हीं आंकड़ों का बहुलक और माध्यिका का अनुपात ज्ञात करना है। तो देखिए हमें क्या कह रहा है कि माध्य और माध्यिका का अनुपात, तो मान लीजिए माध्य x बार है और माध्यिका m है, तो हम यहां से कितनी वैल्यू लिखेंगे? 2/3, और इसको हम कितना लिख पाएंगे? 3x बार बराबर 2m। ठीक है, इसके बाद क्या कह रहा है कि हमें बहुलक और माध्यिका का अनुपात चाहिए। तो बहुलक z है, माध्यिका m है, तो इसको कैलकुलेट करना है हमें। तो हम सभी जानते हैं कि z बराबर क्या होता है? 3m - 2x बार। ठीक है, हमें यहां पर माध्य को एलिमिनेट करना है, तो 3x बार इक्वल टू 2m है, तो यहां से हम x बार की वैल्यू निकालेंगे तो 2m बटा कितना हो जाएगा? 3। जो हम इस रिलेशन में पुट करेंगे तो z बराबर कितना रह जाएगा? 3m - 2, और फिर 2m बटा कितना हो जाएगा? 3। अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो इधर से देखो 3z ये बन जाएगा, 9m ये हो जाएगा, और माइनस का कितना हो गया? 4m, फिर 3z इक्वल टू कितना हो जाएगा दोस्तों? 5m। z बटा m की बात करें तो 5 में हम किसका भाग लगाएंगे? 3 का। तो हमारा जो आंसर रहेगा वो 5:3 रहेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा 3rd ऑप्शन रहेगा। चलिए ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है दोस्तों
कि यदि ax प्लस बी वाई बराबर 3, bx माइनस ए वाई बराबर 4 और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1 हो तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान चाहिए। हमारे पास वैल्यू किसकी दे रखी है, ax प्लस बी वाई और bx माइनस ए वाई बराबर 4 दे रखा है, ठीक है, और हमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दे रखा है। तो पहले काम करते हैं कि यदि हमें ये चीज गिवन है कि ax प्लस बी वाई बराबर 3 है तो हम दोनों तरफ स्क्वायर कर लेते हैं। तो स्क्वायर करेंगे ना तो यहां से बनेगा ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2ab एक्स वाई बराबर 9। और फिर हमें दे रखा है bx माइनस ए वाई बराबर 4, तो अब दोनों तरफ स्क्वायर कर दो तो बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है, और माइनस का 2ab एक्स वाई बराबर आपका 4 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, 16 होता है, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड है। दोनों को आप जब जोड़ेंगे तो यहां देखिए ये वाला और ये वाला तो वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। देखो ये वाला और ये वाला तो कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि ये प्लस का और ये किसका है, माइनस का। तो हम इसमें बात करें तो हमारे पास चीजें बनेगी क्या, हमारे पास बनेगा ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस फिर इसके साथ बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर लिख देते हैं, फिर प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर और इसके साथ लिख देंगे ए स्क्वायर वाई स्क्वायर, और 16 और 9 कितना हो रहा है दोस्तों, 25। ये आपके पास हो जाएगा। अब देखो यहां से आप कॉमन ले लीजिए, एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मिलेगा, और इधर वाई स्क्वायर कॉमन लेंगे तो भी आपका ए स्क्वायर बी स्क्वायर ही बन जाएगा, है ना, बराबर में 25। अब दोनों में आप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन लेंगे तो इधर तो देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रहा, और इधर क्या रहेगा, गुणा के अंदर क्या रहेगा, गुणा के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और बराबर में 25 दे रखा है। तो हम ये रिलेशन लिख सकते हैं। अब आप समझिए कि हमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू 1 दे रखी है, तो इसकी वैल्यू 1 है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर कितना रहेगा, 25, और यही हमें कैलकुलेट करना था। तो इसका जो आंसर है वो आपका डी ऑप्शन रहेगा। चलिए आगे वाले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। देखो आगे वाला क्वेश्चन 121 है कि द्विघात समीकरण ज्ञात करें यदि समीकरण के दो मूलों का योग एवं गुणनफल a एवं 1/a है, ठीक है। देखिए हमें अगर द्विघात समीकरण ज्ञात करना है तो हम सभी जानते हैं कि अगर द्विघात समीकरण के मूल अल्फा और बीटा होते हैं, अल्फा और क्या होते हैं, बीटा, तो हम ऐसे लिख पाएंगे कि हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस एल्फा बीटा बराबर कितना होगा, 0, ठीक है। अब देखिए दोनों का योग ऑलरेडी दे रखा कितना है, a, तो हम यहां से लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस एल्फा बीटा की वैल्यू गुणनफल कितना दे रखा है दोस्तों, 1/a दे रखा है, तो 1/a बराबर क्या हो गया, 0। हम एलसीएम लेंगे ना तो a एक्स स्क्वायर हो जाएगा, फिर माइनस ए स्क्वायर एक्स होगा और प्लस का 1, और ये a इधर मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा, 0। तो ये हमारा कौन सा ऑप्शन रहेगा, ए एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक्स प्लस 1 बराबर 0। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन सही रहेगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करें। क्वेश्चन नंबर 122 है कि संख्या 5037, 5038, 5039 और 5040 के गुणनफल में निम्न में से क्या जोड़ा जाए ताकि अभिष्ट संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए। दोस्तों आप सभी जानते हैं एक स्टेटमेंट होता है वर्ग वर्गमूल में कि 4 क्रमागत प्राकृत संख्याओं के गुणनफल में सदैव 1 जोड़े जाने पर वो संख्या पूर्ण वर्ग होती है। तो यहां पर देखिए ये चारों प्राकृत संख्या हैं और चारों ही क्रमागत है, 37, 38, 39 और 40। तो इसमें कितना जोड़ने पर, 1 जोड़ने पर ये क्या बनेगा, पूर्ण वर्ग संख्या बनेगा, ठीक है। चलिए तो इसका ऑप्शन अपना थर्ड ऑप्शन रहेगा, ठीक है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें। क्वेश्चन नंबर 123 है कि 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की जीवा केंद्र पर समकोण बनाती है, तदनुसार उसके छोटे वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। बोर्ड पर ध्यान दीजिए दोस्तों, 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की जो जीवा है, अगर हम वृत्त को लेकर बात करें इस प्रकार से, तो वृत्त की जो जीवा है, तो ये जीवा हम मान लेते हैं ये इस वृत्त का केंद्र हो जाता है और ये इसकी त्रिज्या है। तो यहां पर 14 सेंटीमीटर है, ये भी आपकी क्या है, 14 सेंटीमीटर है, और यहां पर समकोण त्रिभुज बनाती है। कितना त्रिभुज बनाती है दोस्तों, समकोण त्रिभुज, ठीक है। तो उसके छोटे वृत्तखंड का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है।
अगर छोटे वृत्तखंड के क्षेत्रफल को हम लेकर बात करें तो हम ऐसे कह सकते हैं सर कि यहाँ से जो डायग्राम आपका बन रहा है कि ये एक त्रिज्या खंड है। क्या है? त्रिज्या खंड है। और इस त्रिज्या खंड में ये वाला जो पोर्शन है वो एक समकोण त्रिभुज का है, ठीक है। और इस त्रिज्या खंड में से अगर समकोण त्रिभुज का हम क्षेत्रफल निकालेंगे, माइनस करेंगे, तो ये वर्तखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो सबसे पहले हम त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल की बात करें तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों? आप सभी जानते हैं पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360, ये त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होता है। यहाँ पे कितना डिग्री बन रहा है? 90 डिग्री। तो आप कहेंगे कि सर पाई 22/7 है, आर कितना है? 14 गुणा 14 और 90 बटा कितना हो जाएगा? 360। तो यहाँ से आप 4 बार डिवाइड करेंगे, ये 2 और ये 7 हो जाएगा, फिर आप 2 से वापस 7 और 7 से 7 कैंसिल करेंगे तो 22 गुणा 7 बराबर 154 वर्ग सेंटीमीटर आपका रहेगा इस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। अब इसमें से हमें समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बनाना है। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल आप सभी जानते हैं 1/2 आधार भी 14 है और ऊंचाई भी कितनी है? 14। तो आधार गुणा ऊंचाई, तो 2 से ये कितना हो गया? 7। तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों? 98। तो देखिए अब छोटे वृत्तखंड के क्षेत्रफल की हम बात करें तो हम यहां से कह सकते हैं कि सर 154 में से आप 98 माइनस कर दीजिए। तो जैसे आप 154 में से 98 माइनस करेंगे तो आपका जो आंसर रहेगा वो 56 वर्ग सेंटीमीटर रहेगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो बी ऑप्शन रहेगा, ठीक है। चलो आगे हम बात करें। क्वेश्चन नंबर 124 क्या कह रहा है दोस्तों कि एक समद्विबाहु त्रिभुज के समान तथा असमान भुजा का अनुपात 5:4 है। यदि इसकी परिमिति 14 सेंटीमीटर हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। देखिए यहां पर समान और असमान भुजा का अनुपात 5:4 दे रखा है। तो अगर हम भुजाओं को लेकर बात करें त्रिभुज की तो हम ये कह सकते हैं 2 समान भुजा है तो 5:5 अनुपात कितना होगा? 4। अगर हम यहां पर समान भुजा को 5x मानते हैं और असमान भुजा 4x है तो परिमाप कितना होगा? देखो 5, 5, 10 और 4 14x, तो 14x होगा, जबकि परिमाप आपको कितना दे रखा है? 14 सेंटीमीटर। तो x बराबर कितना होगा दोस्तों? 1। तो उस त्रिभुज की जो भुजाएं हैं वो कितनी कितनी बन जाएगी? पहली समान भुजा तो 5-5 सेंटीमीटर रहेगी और तीसरी असमान भुजा कितनी रहेगी? 4 रहेगी। अब हमें क्षेत्रफल चाहिए तो एक काम करते हैं, यह आपका समद्विबाहु त्रिभुज है, इसको मैं ए, बी और सी कह देता हूं। यहां से मैं लंब डाल देता हूं जो डी को मिलेगा। अगर ये समान भुजा 5-5 हम मान रहे हैं तो असमान भुजा कितनी रहेगी? 4। तो यहां पे देखो ये जो एडी है इसके मध्य बिंदु को मिलेगा तो यहां पे 2 और यहां पे भी 2 हो जाएगा। अब ये आपका एक समकोण त्रिभुज है। इस पूरे त्रिभुज का अगर हमें क्षेत्रफल निकालना है तो हम ऐसे कह सकते हैं कि त्रिभुज ABC का जो क्षेत्रफल होगा वो किसके इक्विवेलेंट होगा? 1/2। आधार यदि हम BC ले रहे हैं तो BC को किससे गुणा कर दें दोस्तों? AD से, क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल भुजाओं से भी आप निकाल सकते हैं और इस तरीके से भी आप निकाल सकते हैं। आप हीरो का सूत्र भी लगा सकते थे। तो देखिए यहां पर अगर हम AD की वैल्यू लाना चाहें तो देखो ये कर्ण है और ये आधार है तो लंब की वैल्यू चाहिए। तो AD बराबर आप क्या लिखोगे? देखो 25 माइनस 4, 25 का 5 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर कितना रहेगा दोस्तों? रूट लगेगा तो कितना रह जाएगा? √21, है ना। ये है तो हम इसका क्षेत्रफल कितना बता रहे हैं? 1/2। BC कितना है? BC आपका है 4 और यहां पर आपका जो AD है वो कितना निकाला है? 21 निकाला है। तो यहां से 2 बार डिवाइड होगा और हमारा जो आंसर रहेगा वो 2√21 वर्ग सेंटीमीटर रहेगा। तो हमारे पास आंसर कौन सा रहेगा? पहला ऑप्शन। बिल्कुल आसान था। चलिए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 125 क्या कह रहा है कि यदि बहुपद x² - 9x + k में x - 1 का भाग देने पर शेषफल 32 प्राप्त होता है तो k का मान आपको ज्ञात करना है। देखो हमारे पास बहुपद दे रखा है x² - 9x + k में x - 1 का भाग दे रहे हैं तो बराबर हम 0 पुट कर दें क्योंकि हम रिमाइंडर थ्योरम की बात करेंगे। तो x - 1 बराबर आपका अगर 0 रहेगा तो x की वैल्यू कितनी रहेगी दोस्तों? 1। आप इसमें पुट करेंगे तो 1 का स्क्वायर -9 + k, जबकि शेषफल आपको कितना दे रखा है? 32।
सेक्सफुल कितना दे रखा है 32, तो यहां से कैलकुलेट करिए, -8 प्लस के बराबर कितना हो जाएगा 32, या 8 उधर ट्रांसफर होगा तो प्लस का, तो 32 और 8 कितने हो गए दोस्तों 40। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, फर्स्ट। ठीक है, आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 126 है दोस्तों, कि एक संभव त्रिभुज DEF में DM लंब टू EF हो तो हमें इन चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन को सत्य करना है। ठीक है, चलो बोर्ड पर ध्यान दीजिए। संभव त्रिभुज की बात है, जैसे नॉर्मली हम अगर किसी त्रिभुज को लेकर बात करें, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास इस प्रकार से एक त्रिभुज है, ठीक है, ये वाला पॉइंट D, ये E और ये F है। ठीक है, और मैं यहाँ D से यहाँ पे लंब डालता हूँ जो M पर मिलता है, ऐसे ही E से हम N पर मिलते हैं। ठीक है, और इसी प्रकार F से जो लंब है वो आपका यहाँ Q पर P पर मिलता है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर त्रिभुज में 3 भुजाएं हैं, DE, DF और EF, है ना, और 3 माध्यिकाएं हैं या लंब कह दें, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज की बात है तो समद्विबाहु त्रिभुज में हम ऐसे कहते हैं कि समद्विबाहु त्रिभुज के चारों केंद्र त्रिभुज के एक ही बिंदु पर स्थित होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये इसका लंब भी होगा तो यहाँ से इसकी एक माध्यिका भी होगी। ठीक है ना, और वैसे हम सभी जानते हैं कि अगर त्रिभुज में माध्यिकाएं और उनके भुजाओं के बीच का अगर हम रिलेशन की बात करें, तो अगर मान लीजिए कि यहाँ पर हमारे पास ये जो माध्यिका है कौन कौन सी है, DM स्क्वायर प्लस EN स्क्वायर प्लस PF स्क्वायर, तो माध्यिकाओं के वर्गों का जो योग होता है वो सदैव 3/4 इनकी भुजाएं DE स्क्वायर प्लस EF स्क्वायर प्लस DF स्क्वायर के 3/4 के गुणा के बराबर होता है। मतलब हम ऐसे कह सकते हैं कि अगर ये कोई त्रिभुज है DEF, तो DM, EN और PF ये इनकी माध्यिका भी है, ये इनका शीर्ष लंब भी है। तो आप यहां से ऐसे कह सकते हैं कि DM स्क्वायर बराबर प्लस EN स्क्वायर प्लस PF स्क्वायर बराबर क्या होता है, 3/4 DE स्क्वायर प्लस EF स्क्वायर प्लस DF स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पे हम संभव त्रिभुज की बात कर रहे हैं, तो संभव त्रिभुज में तो हम ये कहते हैं कि सर सभी भुजाएं बराबर होती है, तो सभी भुजाएं बराबर होगी तो तीनों माध्यिकाओं भी बराबर होगी। ठीक है, तो हम माध्यिका में DM ले लेते हैं। ठीक है ना, तो इन तीनों की देखो, यहां भी DM होगा, इधर भी DM होगा, इधर भी DM होगा, तो कितना हो जाएगा 3DM स्क्वायर। ओके, फिर 3/4 गुणा, देखो DE, EF और DF ये तीनों आपस में बराबर है क्योंकि समबाहु त्रिभुज है, तो हम यहां से 3 DE को ले लेते हैं, तो DE का स्क्वायर हो गया। तो देखिए हम 3 से 3 काट देते हैं और यहां से कितना हो गया 4 DM स्क्वायर बराबर 3 DE स्क्वायर। तो ये हमारा रिलेशन समबाहु त्रिभुज के लिए सत्य होगा, उसकी माध्यिका और उसकी भुजाओं के बीच का रिलेशन। तो हम यहां से कौन सा ऑप्शन सही करेंगे दोस्तों, फोर्थ, कि 4 DM स्क्वायर बराबर क्या होगा 3 DE स्क्वायर। ठीक है, आगे वाले क्वेश्चन की हम बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक व्यापारी अपने माल को अंकित मूल्य के 10% बट्टे पे बेचता है और 10% लाभ कमाने के लिए वह उस वस्तु का कितना मूल्य अंकित करे जो 900 रुपए उसे प्राप्त हुए हो। देखो दोस्तों, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक व्यापारी अपने माल को अंकित मूल्य से 10% बट्टे पर बेचता है और 10% लाभ कमाने के लिए वह उस वस्तु को कितना मूल्य अंकित करे। अब देखिए, अब उसे 900 रुपए प्राप्त हुई हो, 900 रुपए प्राप्त हुई हो, तो इसका जो कॉस्ट प्राइस है वो 900 रुपए है। अगर आप इस पर 10% लाभ कमा रहे हैं तो सीधी सी बात है कितना होगा 110/100, तो 2 0 से 2 0, आप इसको कितने में बेचेंगे दोस्तों 990 रुपए में। अब 990 रुपए कब आए, जब आपने 10% का डिस्काउंट दिया। तो यहां से जो अंकित मूल्य है वो क्या बनेगा, अंकित मूल्य बनेगा कि आप 990 रुपए में बेचा, 10% का डिस्काउंट दिया तो 100 ऊपर आएगा और बटे में 90 आ जाएगा। 0 से 0 और 9 से कितना हो गया 11। तो यहां से जो अंकित मूल्य है वो आपका 1100 रुपए रहेगा। तो कौन सा ऑप्शन सही रहेगा दोस्तों, डी ऑप्शन। ठीक है ना, चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि के किस मान के लिए द्विघात समीकरण x स्क्वायर माइनस 2 k प्लस 1 इंटू एक्स प्लस के स्क्वायर बराबर 0 के मूल वास्तविक तथा समान होंगे। देखो दोस्तों, अगर हमारे पास द्विघात समीकरण x स्क्वायर माइनस 2k प्लस 1 इंटू एक्स प्लस के स्क्वायर बराबर 0 के फॉर्मेट में है,
तो मूल अगर उसके वास्तविक और समान है तो हम ये कहेंगे कि विवेचक का मान सदैव 0 के बराबर रहेगा। और विवेचक क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac और इक्वल टू क्या रहेगा 0। यदि हम यहां पर a की बात करें तो a किसका गुणांक होता है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, b किसका गुणांक होगा, x का गुणांक, और c क्या होगा अचर पद। तो हम यहां से पुट कर लेते हैं। तो देखिए हमारे पास क्या बनेगा, बी स्क्वायर, तो देखिए -2 k + 1 का होल स्क्वायर और माइनस के 4, a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू k स्क्वायर है, बराबर कितना हो गया दोस्तों 0। जब हम इसको सोल्व कर रहे होंगे ना तो ये 4 k + 1 का होल स्क्वायर -4 k स्क्वायर बराबर 0 रहेगा। अगर हम इसको ओपन करते हैं तो देखिए 4 k स्क्वायर + 1 प्लस के 2k होगा माइनस का 4k स्क्वायर बराबर 0 रहेगा। अब 4 से आप मल्टीप्लाई करिए तो 4k स्क्वायर + 4 + 8k माइनस का 4k स्क्वायर बराबर कितना रहेगा दोस्तों 0। 4k स्क्वायर से 4k स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और ये 4 अगर इधर जाएगा तो माइनस का रहेगा, तो हम लिख पाएंगे कि 8k बराबर कितना रहेगा -4। अब जब k की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो -4 में हम 8 का भाग लगाएंगे तो हमारा जो आंसर रहेगा वो 1/2 रहेगा, किसमें माइनस में। तो हमारे पास जो आंसर है वो -1/2 रहेगा। तो उम्मीद है दोस्तों कि ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। हम अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 129 कि एक व्यक्ति 8200 रुपए को 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए कर्ज लेता है, जिसे समान वार्षिक किस्तों द्वारा वापस कर दिया जाता है, तो प्रत्येक किस्त में कितने रुपए वापस किए। देखिए क्वेश्चन में ये कह रहा है कि मूलधन आपका कितना है 8200 रुपए, ठीक है, 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर है और 2 वर्ष के लिए कर्ज लेता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं कि जो भी गिवन दर होती है उसका हम फ्रैक्शन बनाते हैं। तो 5% की वैल्यू में कितना लिखोगे 1/20। देखो ये 5% का मतलब क्या है कि 20 पर कितने का ब्याज है 1 का, तो पहली किस्त 20, तो इसका मूलधन 20 पहली किस्त में, तो मिश्रधन कितना रहेगा 21 रहेगा। लेकिन 2 किस्तों की बात है तो हम इसका स्क्वायर करते हैं। देखो ये कितना हो गया 400 और इसका स्क्वायर कितना हो गया 441। देखिए ये 441 आपकी प्रत्येक किस्त की राशि है और आपको किस्त की राशि क्या करनी है समान करनी है, तो यहां भी 441 ही होना चाहिए। तो दोनों को हम इस अनुपात को हम 21 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 441 होगा, तो यहाँ 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों 420। अगर टोटल मूलधन की बात करें तो पहली किस्त में मूलधन 420 था, दूसरी किस्त में 400 था, तो टोटल मूलधन कितना हो गया 820 और प्रत्येक किस्त की राशि कितनी है दोस्तों 441। तो अब हमें यहां पर प्रत्येक किस्त की राशि चाहिए, लेकिन क्वेश्चन तो ये कह रहा है दोस्तों कि क्वेश्चन में 8200 रुपए है मूलधन, तो 8200 रुपए क्वेश्चन बता रहा है, मूलधन हम 820 बता रहे हैं, प्रत्येक किस्त की राशि 441 है। तो आप यहां से देखो डिवाइड करेंगे तो 10 और आपका जो फाइनल आंसर है वो 4410 रुपए बनेगा, ठीक है ना। तो यहां पे जो आंसर रहेगा हमारा बी ऑप्शन रहेगा, ठीक है। आगे वाले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 130 क्या कह रहा है कि 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य 24 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात करें। लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात करें। देखिए अगर 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य, एक वस्तु का क्रय मूल्य मैं सीपी मानता हूं, तो 18 वस्तुओं का कितना हो गया 18 सीपी, और 24 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, तो एक वस्तु का विक्रय मूल्य मैं एसपी मानता हूं, तो 24 का कितना हो गया 24 एसपी, और ये दोनों आपस में क्या है बराबर। अगर हम सीपी बटा एसपी करें तो 24 में हम किसका भाग लगा रहे होंगे 18 का। अब यहां से आप डिवाइड कर सकते हैं वैसे 6 से, 6 4 24 और 6 3 18। तो मूल क्रय मूल्य कितना है 4 और विक्रय मूल्य कितना है 3। तो किसी वस्तु को 4 में खरीद कर 3 में बेचा तो 1 की हानि मिली किस पर दोस्तों 4 पर, और गुणा कितना हो गया 100। तो यहां से 25% की क्या रहेगी दोस्तों हानि रहेगी। तो यहां से हमारे पास ऑप्शन कौन सा है सी है, ठीक है ओके। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बात करें कि जब अशोक को 45 डिग्री माप वाले कोण की रचना करने को कहा गया तो उसने 45 डिग्री 27 मिनट माप वाले कोण की रचना कर दी। इस रचना में उसके द्वारा की गई त्रुटि का प्रतिशत ज्ञात करना है। देखो 45 डिग्री के लिए उसको बोला गया और उसने जो रचना की है वो 45 डिग्री
27 मिनट को लेकर बात की है, ठीक है ना। तो देखिए इसमें जो त्रुटि हुई है दोस्तों वो 27 मिनट की हुई है, और आप सभी जानते हैं कि 1 डिग्री बराबर कितना मिनट होता है, 60 मिनट। और परसेंट बनाते समय हमेशा ही हम यूनिट समान की बात करते हैं। तो यहां पर देखिए अगर त्रुटि 27 मिनट की हुई है, किस पर हुई है, 45 डिग्री पर, लेकिन डिग्री नहीं चाहिए, 45 से हमें क्या बनानी है, मिनट। तो 1 डिग्री बराबर 60 मिनट है, तो 45 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, 45 गुणा 60 मिनट। तो देखिए इतने की त्रुटि हुई है इस पर, और इसका परसेंट वैल्यू निकालना है, तो गुणा किससे करोगे दोस्तों, 100 से। अब आप देखिए 9 से डिवाइड करेंगे 3, और 9 से यहां डिवाइड करेंगे तो 5 हो जाएगा। अब देखो 5 से ये कितना हो गया दोस्तों, 20, और 3 गुणा 20 60, और इस 60, तो 60 से 60 कैंसिल हो गया, तो कितना रह गया, 1। तो हम कहेंगे सर 1% की क्या हो गई, त्रुटि। तो हमारे पास जो आंसर रहेगा वो बी ऑप्शन रहेगा, ठीक है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट हम बात करें कि अगर इनकम टैक्स 17% बढ़ जाए तो शुद्ध इनकम 3% कम हो जाती है। तो इनकम टैक्स की दर आपको ज्ञात करनी है। देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, इसके कंसेप्ट है कि नॉर्मली हम बात करें, जैसे अगर हम किसी व्यक्ति को आय को लेकर बात करें तो वो कुछ कमाता है, कमाने के बाद कुछ टैक्स देता है और फिर उसको घर लेके जाता है, जो बची हुई राशि है वो घर लेके जाता है। तो बची हुई राशि को हम नेट इनकम कहते हैं, ठीक है। टैक्स दिया और दोनों को मिलाकर हम टोटल इनकम की बात करते हैं। तो इसने कहा कि अगर इनकम टैक्स 17% बढ़ जाए, मतलब टैक्स अगर बढ़ेगा तो आपकी नेट इनकम कम होगी, सीधी सी बात है। और टैक्स अगर आपका कम होगा तो नेट इनकम बढ़ जाएगी। मतलब आप सीधी सीधी भाषा में ये कह सकते हैं कि सर जितना टैक्स में परिवर्तन होता है उतना ही परिवर्तन नेट इनकम में होता है ना। तो यहां पर हम एक रिलेशन लिख सकते हैं। हम क्या लिख सकते हैं कि देखिए कि जो टैक्स का जो परिवर्तन है, टैक्स का जो परिवर्तन है वो सदैव नेट इनकम, नेट वो इनकम होती है जो आप घर लेके जाते हो, नेट इनकम में परिवर्तन के बराबर होता है, ठीक है। तो अब देखिए टैक्स में 17% बढ़ा है तो नेट इनकम कम होगी, सीधी सी बात है। तो टैक्स में जो परिवर्तन है वो कितना परसेंट का है, 17% का। तो टैक्स का जो 17% है दोस्तों वो नेट इनकम के 3% के बराबर होगा, नेट इनकम का 3% के बराबर होगा। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं कि टैक्स इंटू 17 डिवाइडेड बाई 100 इक्वल टू नेट इनकम इंटू 3 डिवाइडेड बाई 100, 100 टू 100 डिवाइड करोगे, ठीक है। अगर नेट इनकम को आप टैक्स के नीचे लेके जाएंगे तो टैक्स बटा क्या हो जाएगा, नेट इनकम, नेट इनकम। तो बराबर में क्या रहेगा 3, और बटे में कितना चला जाएगा 17। अब आप चीजों को सोचिए कि आप कमाई करने के बाद टैक्स 3 रुपए दे रहे हैं और घर आप 17 रुपए लेके जा रहे हैं, मतलब 3 रुपए का टैक्स देने के बाद आप घर 17 रुपए लेके जा रहे हैं, तो आपने कमाया कितना होगा, तो आप कहेंगे सर 20 कमाया। अब 20 पर टैक्स कितने का दिया आपने, 3 का, और इसका परसेंट वैल्यू निकालना है तो गुणा किससे करेंगे, 100 से। तो आप यहां से 5 और कितना परसेंट हो जाएगा, 15। तो जो टैक्स की दर है, जो इनकम टैक्स की जो दर है वो आपकी 15% रहेगी। उम्मीद है कि क्वेश्चन समझ में आ गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 133 कि यदि a अनुपात b बराबर 3:4 तथा b अनुपात c बराबर 1:2 हो तो a प्लस बी प्लस सी बटा b का मान निम्न में से होगा। देखिए दोस्तों यहां पे थोड़ा सा करेक्शन है कि a प्लस बी प्लस सी बटा एक की वैल्यू इसने पूछी है, ठीक है। इसमें b प्रिंट है तो देखिए b से आपका यहां पर आंसर नहीं बनेगा, तो a प्लस बी प्लस सी बटा a रहेगा, ठीक है। तो अब आप देखिए अगर हम इसके सॉल्यूशन को बात करें तो हमें ये कह रहा है कि a अनुपात b बराबर 3:4 और b अनुपात c बराबर 1:2 है। दोनों में b कॉमन है तो यहाँ दोनों में b की वैल्यू को इक्वल करना है, तो इस अनुपात को हम 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास क्या बन जाएगा 4:8, और यहां से ये 3:4 है। तो सिंपल सी बात है a अनुपात b अनुपात c की वैल्यू 3:4 कितनी रहेगी, 8 रहेगी। अब हमें a प्लस बी प्लस सी बटा a की वैल्यू चाहिए, तो 3 + 4 + 8 और बटा कितना रहेगा 3। तो यहां से देखो दोस्तों 4 3 7 और 8 कितना हो रहा है 15, 15 में हम 3 का भाग लगाएंगे तो यहां से जो हमारा आंसर है वो 5 बन के आ रहा है। तो कौन सा ऑप्शन सही रहेगा दोस्तों, फर्स्ट ऑप्शन। चलिए
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बात करते हैं कि यदि x तथा 1/x का माध्य p हो तो x क्यूब तथा 1/x क्यूब का माध्य निम्न में से होगा। क्वेश्चन में क्या गिवन है दोस्तों कि x और 1/x का जो माध्य है वो आपका p है, ठीक है। अगर माध्य की हम बात करें तो सीधी सी बात है आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, तो हम ऐसे कह सकते हैं कि x प्लस 1/x बराबर आपको p दे रखा है, तो इसका जो माध्य है तो ये इसकी वैल्यू p है, तो हम x प्लस 1/x बराबर कितना लिख पाएंगे 2p, ठीक है। अब हमें किसका माध्य चाहिए, x क्यूब और 1/x क्यूब का। वैसे आप सभी जानते हैं x क्यूब और 1/x क्यूब का जो माध्य है वो इस प्रकार से होगा, मतलब इसकी वैल्यू चाहिए। तो हमें x से क्या बनाना है x क्यूब, तो हम यहां से क्यूब प्रॉपर्टी लगाते हैं। तो क्यूब प्रॉपर्टी में हम क्या लिखेंगे कि x क्यूब प्लस 1/x क्यूब बराबर क्या लिखेंगे संख्या का क्यूब। तो देखिए 2p का क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा 8p क्यूब माइनस 3 गुणा संख्या मतलब 2p। अब इसको कितना लिख पाएंगे कि देखिए 8p क्यूब माइनस 6p, अगर हम यहां से कुछ कॉमन ले, है ना, तो हम यहां से कॉमन ले सकते हैं 2p, तो 2p कॉमन लेंगे तो इधर 4 हो जाएगा और इधर p स्क्वायर और माइनस का कितना हो जाएगा दोस्तों 3 हो जाएगा, है ना। क्योंकि यहां से देखो आपका यहां 4 रह जाएगा, इधर p क्यूब से p स्क्वायर रह जाएगा और 6p में से 2p माइनस होगा तो केवल 3 रहेगा, ठीक है ना। ये किसकी वैल्यू है x क्यूब प्लस 1/x क्यूब की, लेकिन हमें माध्य चाहिए तो दोनों तरफ हम किसका भाग लगाएंगे 2 का, तो 2 से ये डिवाइड हो जाएगा और आंसर क्या बनेगा p इंटू 4p स्क्वायर माइनस 3। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन सही रहेगा दोस्तों डी ऑप्शन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिए गए चित्र में AOB एक सीधी रेखा है, कोण AOC बराबर 3x प्लस 20 डिग्री और कोण BOC बराबर 4x माइनस 36 डिग्री है, तो x का मान ज्ञात करना है। अब आप देखिए इस डायग्राम में ये वाला और ये वाला कोण दे रखा है, तो हम जानते हैं कि एक सरल रेखा पे बनने वाला कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो हम दोनों को जोड़ेंगे 3x प्लस 20 प्लस 4x माइनस 36 बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री। अब यहां से x का मान निकालना है, तो देखो 4x और 3x कितना हो गया 7x और ये कितना हो गया माइनस के 16 बराबर कितना हो गया दोस्तों 180। 7x की बात करेंगे तो 180 में 16 जुड़कर कितना बन जाएगा 196 और यहां से x की वैल्यू 196 बटा कितना हो जाएगा 7, तो 7 से डिवाइड करोगे तो 2 बार 14 हो गया 5 8, तो x की वैल्यू 28 डिग्री हुई, ठीक है ना। और हमें x का ही मान चाहिए, तो हमारे पास जो आंसर रहेगा वो 28 डिग्री रहेगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राजेश 70% घटनाओं पर सत्य कहता है, महज 50% घटनाओं पर सत्य कहता है। संभावना ज्ञात करो कि दोनों के व्यक्तित्व में समान घटना के बाद विरोधाभास हो। देखिए दोस्तों क्वेश्चन ये कह रहा है कि दोनों का विरोधाभास होना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करें कि अगर राजेश को लेकर हम बात करें, अगर वो 70% घटनाओं पर सत्य कहता है तो उसकी जो प्रायिकता है वो कितनी होगी 7/10। 7 कितनी होगी दोस्तों 10। तो ये सत्य को लेकर है, जब राजेश सत्य बोलता है, ठीक है, लेकिन राजेश झूठ बोलता है तो झूठ की स्थिति हम क्या कह सकते हैं कि भाई 7/10 है, तो झूठ की स्थिति बन जाएगी दोस्तों 3/10। इसी प्रकार यदि हम महेश को लेकर बात करें तो महेश ये कहता है कि वो 50% पर सत्य बोलता है, तो 50% का मतलब 1/2, तो सत्य की स्थिति उसकी 1/2 की है, तो झूठ की स्थिति भी कितनी होगी दोस्तों 1/2 की। अब हमें ज्ञात करना है कि संभावना ज्ञात करनी है कि दोनों के व्यक्तित्व पर विरोधाभास हो। विरोधाभास कौन सी स्थिति में होगा दोस्तों, विरोधाभास केवल एक स्थिति में होगा कि आप ये कहें कि राजेश अगर सत्य बोलता है तो वह महेश झूठ बोले, तो यहां पर विरोधाभास रहेगा, ठीक है। या आप ये कह सकते हैं कि सर राजेश झूठ बोले तो महेश क्या बोलेगा सच या सत्य।
तो यहां इन दोनों स्थितियों में क्या कहेंगे कि दोनों की जो घटनाएं हैं वो आपकी विरोधाभास की रहेगी। तो अगर राजेश सत्य बोलता है तो राजेश सत्य बोलने की प्रायिकता कितनी है दोस्तों? 7/10 रहेगी। 7 क्या रहेगी? 10। तो ये 7 आपका 10 रहा। वह का मतलब क्या हो गया दोस्तों? गुणा। और झूठ, एम की झूठ होने की प्रायिकता कितनी है? महज की 1/2 है। ठीक है, इसी प्रकार या की जगह आप प्लस करेंगे। आर मतलब राजेश अगर झूठ बोलता है तो उसकी स्थिति कितनी होगी? 3/10 की। और अगर एम अगर महज से सत्य बोलता है तो उसकी स्थिति कितनी होगी? 1/2 की। तो आप यहां से क्या लिख सकते हैं? 7/20 प्लस 3/20। ठीक है, अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो एलसीएम 20 हो जाएगा। तो 7 और 3 कितना हो गया? 10। तो हम यहां से कितना कहेंगे? 1/2। तो इनका जो विरोधाभास की स्थिति है दोस्तों वो 1/2 प्रायिकता बनेगी। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? डी ऑप्शन। ठीक है, चलिए इसको आगे को लेकर हम बात करें। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है 137 कि AB दो वर्तों की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा है। जैसा कि दिए गए चित्र में दिखाया गया है, वर्तों के केंद्र के बीच की दूरी कितनी होगी यदि AC बराबर 4 सेंटीमीटर तथा BD बराबर 20 सेंटीमीटर दे रखी हो। देखिए AC बराबर आपको कितना कह रखा है? 4 सेंटीमीटर। तो AC आपका ये होगा और ये आपका जो BD है ये आपका कितना रह जाएगा? 20 सेंटीमीटर रह जाएगा। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को, आप सभी को मालूम है कि जब हम दो वर्तों की उभयनिष्ठ जीवा स्पर्श रेखा की बात करते हैं तो यहाँ जो AB की जो वैल्यू है वो AB की वैल्यू होती है √D² माइनस R प्लस R का होल स्क्वायर, जहां पर इस कैपिटल R और स्मॉल r दोनों वर्तों की त्रिज्याएं होती हैं। D जो होता है इन दोनों वर्तों के बीच जो केंद्र की बीच की दूरी D होती है। ठीक है, तो यहां से AB की वैल्यू, स्पर्श रेखा कितनी है दोस्तों? यहां से यहां तक की 15 है और यहां से 3 है, तो स्पर्श रेखा टोटल कितनी हो गई? 18। तो हम यहां से लिखेंगे कि सर 18 बराबर कितना हो जाएगा? √D² माइनस R प्लस R, दोनों की त्रिज्या कितनी है? 20 और 4 24 है। तो 24 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 576। ठीक है, दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो ये तो 324 हो जाएगा, बराबर D² बराबर माइनस के 576 रहेगा। तो D² की वैल्यू कितनी रहेगी दोस्तों? कि 576 इधर ट्रांसफर होगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 576 प्लस 324 बराबर कितना होता है? 900। तो D² बराबर 900 हो गया है, तो D की वैल्यू कितनी होगी? 30 सेंटीमीटर। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि दोनों वर्तों के केंद्र के बीच की दूरी 30 सेंटीमीटर है। आपका पहला ऑप्शन सही रहेगा। ठीक है, चलिए इससे आगे वाले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 138 नंबर। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों कि दी गई आकृति में AP कोण BAC को समद्विभाजित करता है। AP जो है कोण BAC को समद्विभाजित करता है और AB 4 सेंटीमीटर है। AB कितना है? 4 सेंटीमीटर। ठीक है, और AC आपका 6 सेंटीमीटर है। BP की वैल्यू 3 सेंटीमीटर दे रखी है, तो आपको ज्ञात करना है CP की वैल्यू। तो दोस्तों आपने एक प्रमेय पढ़ी होगी त्रिभुज में कि अगर किसी त्रिभुज के एक आंतरिक कोण का समद्विभाजक अगर सामने वाली भुजा को जाके मिलता है तो इन दोनों भुजाओं का अनुपात इन दोनों भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि सर AB बटा AC का जो अनुपात है वो BP बटा किसके होगा? CP के। तो AB की वैल्यू 4 है, AC की वैल्यू 6 है, BP की वैल्यू 3 और CP की वैल्यू आपका ज्ञात करना है। तो CP कैलकुलेट करेंगे दोस्तों तो 6 इधर मल्टीप्लाई होगा, तो 3 गुणा 6 बटा 4, यहाँ से 2 हो गया, इधर से 3, तो 9/2 की वैल्यू कितनी होगी? 4/4.5 सेंटीमीटर। तो हमारे पास जो आंसर रहेगा दोस्तों वो 4.5 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 139। देखिए 139 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दी गई आकृति में AP और BP केंद्र O वाले एक वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं। यदि कोण APB बराबर 62 डिग्री हो तो कोण AQB का मान चाहिए। AQB का मान चाहिए। तो आप समझिए, देखिए क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये दो स्पर्श रेखाएं हैं और स्पर्श रेखा है और ये इसका केंद्र है, तो यहां पे बनने वाला कोण कितना डिग्री होगा दोस्तों? 90। इधर भी कितना होगा? 90। तो दोनों का योग 180 हो गया। इसमें से
APB बराबर 62 डिग्री दे रखा है, तो इस वाले कोण की माप क्या होगी दोस्तों? क्योंकि चतुर्भुज है तो आमने सामने कोणों का योग 180 होगा, है ना? तो इधर 180 है तो इधर भी 180 होगा। तो हम कहेंगे कि सर कोण AOB की जो वैल्यू है वो 180 माइनस 62 होगी। तो आप ऐसे लिख पाएंगे कि यहां जो आंसर रहेगा, कोण AOB का वैल्यू रहेगा वो 118 रहेगा। लेकिन हमें पूछा किसकी वैल्यू है? AQB की। तो AQB की वैल्यू पूछी है। तो आप दोस्तों यहां से ध्यान दीजिए कि ये आपका चाप है, ठीक है, ये आपका क्या है? चाप है। इस चाप द्वारा केंद्र पे जो अंतरित कोण है वो आपका 118 है। तो इसी चाप द्वारा इसके परिधि पे अंतरित कोण क्या होगा? जस्ट इसका हाफ होगा। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि कोण AQB की जो वैल्यू है वो बराबर होगी कोण AOB डिवाइडेड बाई 2। तो हमारे पास 118 में अगर हम 2 का भाग लगाएंगे तो कितना डिग्री आएगा दोस्तों? 59 डिग्री। तो इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा ऑप्शन रहेगा? 59 डिग्री। ठीक है, चलिए इसके बाद लास्ट एंड फाइनल हमारा जो क्वेश्चन है उस पे हम बात करते हैं कि देखिए कि कौन सा कथन असत्य है। 4 ऑप्शन आपके पास दे रखा है। आयत चित्र एक सतत वर्ग वाली बारंबारता बंटन के अनुरूप दंड आकृति है। तो बिल्कुल सही बात है कि हम सतत बारंबारता बंटन के से ही हम आयत चित्र का निर्माण करते हैं। तो बिल्कुल ये सही बात है क्योंकि हमें असत्य ढूंढना है। नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट ऑप्शन है दंड आलेख असतत बारंबारता बंटन के लिए बनाया जाता है। तो यह भी बिल्कुल सत्य बात है। जो दंड आलेख होता है दोस्तों वह असतत बारंबारता कह दीजिए या अवर्गीकृत बारंबारता कह दीजिए, उसके लिए बनाया जाता है। दंडों की ऊंचाई संगत वर्ग की बारंबारताओं के समानुपाती होती है। तो ये वाला कथन भी बिल्कुल सही है कि जो आपका जो बार ग्राफ होता है उसमें जो उसकी जो ऊंचाई होती है वो उसकी बारंबारता की क्या होती है? समानुपाती। फिर नेक्स्ट हमारे पास है, नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास है डी क्या कह रहा है कि आयत चित्र की सहायता से माध्यिका ज्ञात की जा सकती है। तो आयत चित्र की सहायता से माध्यिका, ये बिल्कुल गलत है दोस्तों, क्योंकि जो माध्यिका है वो संचयी आवर्ती वक्र, किससे? संचयी आवर्ती वक्र, या इसे हम कई तरीके से बोलते हैं तोरण वक्र के नाम से भी हम जानते हैं। इससे हम माध्यिका ज्ञात करते हैं। तो आपका आयत चित्र की सहायता से हम माध्यिका ज्ञात नहीं कर सकते। और हमारे पास क्वेश्चन में असत्य पूछा था, तो इसका जो आंसर रहेगा वो आपका डी ऑप्शन रहेगा। तो उम्मीद है दोस्तों कि अपने पास ये जो 30 क्वेश्चंस थे उनका सॉल्यूशन बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, और आपका पेपर भी अच्छा हुआ है, ऐसी उम्मीदें हैं हमें। और आगामी जो आपकी एग्जाम रहेगी उसके लिए हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। बाकी मिलेंगे हम नेक्स्ट।